नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे थे चट्टानों के बारे में। बताया था आपको कि रीट लेवल सेकंड का एसएसटी का है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे पीछे वाले वीडियो में हमने चट्टान के अर्थ वगैरह के बारे में, किससे निर्मित होती है, उनकी बात की थी। फिर लास्ट जो उस वीडियो में पढ़ा वो था कि चट्टान होती कितने प्रकार की हैं। तो दोस्तों, चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब वो आग्नेय चट्टान कहा किसको जाता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, आग्नेय चट्टान के उपनाम क्या क्या हैं, आग्नेय चट्टान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये आग्नेय चट्टानें होती कितने प्रकार की हैं। इसी प्रकार अवसादी चट्टान, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही कायांतरित जो चट्टान हैं वो होती कितने प्रकार की हैं। इन सब पर दोस्तों अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर आग्नेय चट्टान के बारे में। दोस्तों, जो इग्निस शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। बात करें अपन कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पहले तप्त व तरल मैग्मा के ठंडा होकर जमने से ये आग्नेय चट्टानें बनी है। किससे निर्माण हुआ है? मैग्मा के ठंडा होकर जमने से हुआ है। दोस्तों, यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये जो मैग्मा है ये तप्त यानी गर्म और तरल होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में, फिर ये धीरे धीरे ठंडा होकर जमता है। तो जिस चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों, उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यहाँ पर याद ये रखना है कि पृथ्वी के ऊपर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उनमें सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण ही हुआ है। इसलिए आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को ही दोस्तों प्राथमिक चट्टान कहा गया है। इसके बाद इस चट्टान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जिस मूल पदार्थ से बनी है वो मूल पदार्थ तप्त और तरल है, तरल पदार्थ है। और वो तरल पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होकर जमता है। और यदि तरल के जमाव से ठोस संरचना बनेगी तो दोस्तों उसमें रवों का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो अपनी आग्नेय चट्टानें होती हैं दोस्तों वो रवेदार होती हैं। तो पहली विशेषता तो हो गई कि आग्नेय चट्टानें हैं वो रवेदार होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि आग्नेय चट्टानें जो रवेदार होती हैं इनमें रवों का जो आकार है वह किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों याद रखना, रवों का आकार है वो मैग्मा या लावा के जमने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। समय पर निर्भर करता है। कहने का मतलब जो रवों का आकार है
वो मैग्मा या लावा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, मैग्मा किस स्थिति में कहा जाता है इस तप तरल पदार्थ को, और लावा किस स्थिति में कहा जाता है। एक छोटा सा मूल अंतर याद रख लें आप। धरातल के नीचे यानी भूगर्भ में जो तप्त तरल पदार्थ है धरातल के नीचे रहेगा तब तो उसे कहेंगे मैग्मा, और वही तप्त तरल पदार्थ जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इस धरातल के ऊपर प्रकट होता है तो उसे कहते हैं दोस्तों लावा। तो मैग्मा या लावा के जमने में जो समय लगता है उसी पर आग्नेय चट्टानों में उपस्थित रवों का आकार निर्भर करता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि मान लो मैग्मा या लावा के ठंडा होने में अधिक समय लगे तो रवों का आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, और मैग्मा या लावा के ठंडा होने में यदि समय कम लगे तो रवों का आकार छोटा या बड़ा होगा। तो ध्यान रखें ये दोस्तों, मैग्मा या लावा को जमने में जितना अधिक समय लगता है रवों का आकार भी उतना ही बड़ा होगा, और मैग्मा या लावा को ठंडा होकर जमने में जितना कम समय लगता है दोस्तों रवों का आकार उतना ही छोटा होता है। आगे हम इस आधार पर आंतरिक और बाह्य चट्टानों में रवों के आकार में अंतर को भी समझेंगे। तो पहली विशेषता तो है कि ये जो चट्टानें होती हैं वो रवेदार होती हैं। दूसरी बात, जैसा आपने पढ़ा कि चट्टान जो है वो छिद्रमय भी हो सकती हैं और चट्टान है वो अछिद्रमय यानी छिद्र विहीन भी हो सकती हैं। अपनी जो आग्नेय चट्टानें हैं ये तरल पदार्थ के ठंडा होकर जमने से बनती हैं दोस्तों। सामान्यतः इनमें छिद्र नहीं पाए जाते और ना ही इसमें परत पाई जाती हैं। अर्थात दूसरी जो विशेषता होगी इस चट्टान की वो होगी अछिद्रमय। और तीसरी विशेषता हो जाएगी परत विहीन, यानी इसमें रवे पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानें हैं उनमें छिद्र नहीं पाए जाते, ये परत विहीन होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये कठोर होती हैं यानी सुदृढ़ होती हैं, कठोर व सुदृढ़ होती हैं, छिद्र नहीं है, परतें भी नहीं हैं, और ये इनका स्वरूप है वो भी कठोर सुदृढ़ होता है। यही कारण है दोस्तों कि इन आग्नेय चट्टानों में भूगर्भिक जल है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। यही कारण है कि आग्नेय चट्टानों का अपक्षय तो होता है लेकिन ये रासायनिक अपक्षय से कम प्रभावित होती हैं। उसके पीछे कारण यही है दोस्तों कि आग्नेय चट्टानें हैं वो छिद्र विहीन होती हैं, कठोर होती हैं, इसलिए भूमिगत भूगर्भिक जो जल है वो इन चट्टानों में प्रवेश नहीं कर पाता, जिसके कारण ये रासायनिक अपक्षय से बहुत कम प्रभावित होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें तो आग्नेय चट्टानों में अगली विशेषता है इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म कहते किसे हैं? जीवाश्म जीवों और वनस्पतियों के प्राचीन अवशेषों को कहा जाता है दोस्तों, और आग्नेय चट्टानों में ये प्राचीन जैविक और वानस्पतिक अवशेष नहीं पाए जाते, जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाए जाते। क्या कारण है इसका? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन ने बात की थी कि मैग्मा है वो तप्त अवस्था में होता है, बहुत अधिक गर्म होता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट में लावा या मैग्मा उद्गारित होगा तो वह प्रारंभिक स्वरूप में बहुत अधिक गर्म होता है, और इतना गर्म होता है दोस्तों कि कोई जैविक और वानस्पतिक अवशेष उस गर्म मैग्मा या लावा के संपर्क में आता है तो वो जलकर नष्ट हो जाता है, जिसके कारण इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। फिर बात करें विशेषताओं में ही कि मुख्यतः आग्नेय चट्टानों में कौन से या किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपन रेट का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं जाएंगे
तो सामान्य बातें छोड़ेंगे भी नहीं। आग्नेय चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिजों का जमाव पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं भारी धात्विक खनिज मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। दोबारा से देखना दोस्तों, यहाँ तक सबसे पहले बात करें अपन आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण है दोस्तों, वह प्रारंभिक जब पृथ्वी का निर्माण हुआ आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले दोस्तों, उस समय तप्त तरल मैग्मा के ठंडा होकर जमने से पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो चट्टानें आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले हुआ है दोस्तों, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जो अवसादी और कायांतरित जो अन्य प्रकार हैं चट्टानों के, उन सभी चट्टानों का निर्माण दोस्तों इन्हीं चट्टानों से हुआ है। इसलिए इन आग्नेय चट्टानों का एक उपनाम और याद रख सकते हैं आप, इनको जनक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टान कहते हैं और आग्नेय चट्टानों को ही दोस्तों जनक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात की विशेषताओं की, आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं और इनमें जो रवों का आकार होता है वह मैग्मा या लावा के ठंडा होने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो रवों का आकार बड़ा होगा और यदि ठंडा होने में समय कम लगेगा तो दोस्तों रवों का आकार छोटा होगा। फिर बात की कि आग्नेय चट्टानों में छिद्र नहीं पाए जाते, ये परत विहीन होती हैं, इनमें परतें भी नहीं पाई जाती। ये कठोर और सुदृढ़ होती हैं, कठोर और सुदृढ़ होती तथा छिद्र नहीं पाए जाते। यही कारण है कि इनमें आसानी से जल प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए आग्नेय चट्टानें रासायनिक अपक्षय से बहुत कम प्रभावित होती हैं। दोस्तों जैविक और भौतिक अपक्षय तो होगा इनका, लेकिन रासायनिक अपक्षय है उससे ये बहुत कम प्रभावित होंगी और उसका कारण यही है कि इनमें जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। फिर एक विशेषता पड़ी कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये जिस मूल पदार्थ से बनी होती हैं दोस्तों वो प्रारंभिक स्वरूप में बहुत अधिक गर्म होता है और उस गर्म पदार्थ के संपर्क में आने से जो जैविक और वानस्पतिक अवशेष हैं दोस्तों वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। फिर बात की कि मुख्यतः इनमें किन खनिजों का भंडार है, तो दोस्तों यहाँ मुख्यतः धात्विक या यूँ कह सकते हैं भारी धातु या धात्विक जो खनिज हैं वो प्रमुख रूप से इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करें आग्नेय चट्टानों के प्रकार की, तो आग्नेय चट्टानों का अपन यहाँ दो आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों। एक वर्गीकरण तो पढ़ेंगे आप उत्पत्ति के आधार पर। जैसा आपको बताया कि आग्नेय चट्टानें हैं वो तप्त तरल मैग्मा या लावा के जमाव से बनती हैं। तो अपन साधारण भाषा में कहते हैं एक तो वो चट्टानें जिनका निर्माण मैग्मा के जमाव से हुआ और एक वो चट्टानें जिनका निर्माण लावा के जमाव से हुआ। क्योंकि हमें पता है दोस्तों धरातल के नीचे तो मैग्मा कहलाएगा और धरातल के ऊपर लावा कहलाएगा। तो एक तो वो चट्टानें जो उस तप्त तरल पदार्थ के धरातल के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही रिक्त अंतरालों में जमती हैं वो तो कहलाती आंतरिक आग्नेय चट्टान, और वही तप्त तरल पदार्थ जब धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर जमता है तो दोस्तों उनको कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर जो आग्नेय चट्टानें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी दोस्तों? आंतरिक आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण धरातल के नीचे मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। और दूसरी होती है दोस्तों बाह्य आग्नेय चट्टान, जिनका निर्माण धरातल के ऊपर मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टानों में रवों के आधार पर क्या अंतर पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी का धरातल है उस धरातल से नीचे अपना पृथ्वी के केंद्र की ओर चलते हैं तो
सामान्यतः प्रति 32 मीटर की गहराई पर दोस्तों तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। कहने का मतलब धरातल से भूगर्भ की ओर चलने पर तापमान में वृद्धि होती है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान बाह्य भागों की तुलना में अधिक होता है। तो अंदर तापमान ज़्यादा है, इसलिए उस गर्म पदार्थ को ठंडा होने में दोस्तों समय ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब आंतरिक आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं तो दोस्तों याद रखें उस मैग्मा को ठंडा होने में अधिक समय लगता है, अर्थात आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं उनमें रवों का आकार बड़ा होता है, जैसे कि ग्रेनाइट। इनका मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट। दूसरी है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टानें दोस्तों धरातल के ऊपर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, और आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना में पृथ्वी के धरातल के ऊपर तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ उस तप्त पदार्थ को ठंडा होने में कम समय लगेगा। अर्थात बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं उनमें आंतरिक आग्नेय चट्टानों की तुलना में दोस्तों रवों का आकार छोटा होता है या बहुत महीन होता है, जैसे कि बेसाल्ट। तो यहां पर एक चीज याद रखें दोस्तों आप, ग्रेनाइट तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और बेसाल्ट है वह बाह्य आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। यहां पर कुछ बेसाल्ट से संबंधित अपन बात करें। जो बेसाल्ट चट्टानें हैं ना दोस्तों, इनमें लोहे की अधिकता होती है। कौन सा तत्व प्रचुरता में पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों में लोहे की मात्रा प्रचुर होती है, और ये बेसाल्ट चट्टानें जब इनका अपक्षय होता है तो इनके अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है दोस्तों। इसी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, विखंडित होने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जवाब होगा दोस्तों काली मिट्टी, काली मृदा का निर्माण होता है। और दोस्तों इसी काली मृदा को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। इसी को कहते हैं अपन रेगूर मिट्टी। तो याद रखें रेगूर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, अपक्षय से हुआ है। ये तो बात हो गई दोस्तों आग्नेय चट्टानों के उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की। अब अपन बात करें रासायनिक संरचना के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है। दोस्तों जो मैग्मा या लावा होता है उसे रासायनिक या उसकी प्रकृति के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में उद्गारित मैग्मा में जब सिलिका की मात्रा अधिक हो तो वह दोस्तों गाढ़ा होगा और उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और यदि मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम हो तो वह सामान्यतः पतला होगा, और याद रखें दोस्तों उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कहने का मतलब मैग्मा या जो लावा है आपका, वह प्रकृति के अनुसार दो प्रकार का होगा, अम्लीय और क्षारीय। सिलिका की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी, गाढ़ा होगा, वो तो होता है अम्लीय। जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, पतला होता है दोस्तों, वो होता है क्षारीय। यहाँ पर कुछ आपको ये भी बताया गया है कि अम्लीय आग्नेय चट्टानें उन आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है जो उस मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 85% के बीच होती है। 65 से लेकर 85% यदि सिलिका की मात्रा वाले मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टान बनेगी दोस्तों, वह कहलाएगी आपकी अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्योंकि ऐसा लावा या मैग्मा अम्लीय होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो वही ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्षारीय जो चट्टान होती है वह उस मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% के मध्य होती है।
और सामान्यतः इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका प्रमुख एग्जाम्पल दोस्तों बेसाल्ट है। तो बेसाल्ट तो एक क्षारीय आग्नेय चट्टान है दोस्तों, और आग्नेय है। ये जो ग्रेनाइट है वो एक अम्लीय आग्नेय चट्टान है। दोबारा देखिए दोस्तों, आप उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टान जो धरातल के नीचे मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। इन आंतरिक आग्नेय चट्टानों को भी दोस्तों अपन लावा के जमाव की गहराई के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। ये जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं इनको भी हम लावा या मैग्मा के जमाव की जो गहराई है उसके आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पातालीय आग्नेय चट्टान और एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। यदि मैग्मा का जमाव अधिक गहराई में, धरातल के नीचे अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टानें बनती हैं दोस्तों, उनको प्लूटोनिक या पातालीय आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और वो चट्टानें जो धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से बनी हैं, लेकिन मैग्मा के जो जमाव की गहराई है वो बहुत अधिक नहीं होती, यानी धरातल से कुछ ही नीचे मैग्मा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टानें आंतरिक आग्नेय चट्टान बनती हैं दोस्तों, उनको मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और जो अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं दोस्तों, उनको पातालीय या प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अभी हम मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के प्रकार की भी बात करेंगे। आकार के आधार पर ये विभिन्न, जमाव के आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, बेतोलिथ, डाइक, सील, स्टॉक आदि, जिनकी चर्चा अभी अपन अगली स्लाइड में करेंगे। फिर बात करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती हैं, एक अम्लीय आग्नेय चट्टान और एक क्षारीय आग्नेय चट्टान। वो आग्नेय चट्टानें जिनका निर्माण ऐसे मैग्मा के ठंडा होकर जमने से हुआ है जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% के बीच है दोस्तों, वो तो कहलाएंगी अम्लीय आग्नेय चट्टान। और इनका मुख्य एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट है। और वो आग्नेय चट्टानें जिनका निर्माण उस मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से हुआ है जिसमें सिलिका की मात्रा है वो 45 से 55% के बीच है, वो कहलाती हैं दोस्तों क्षारीय आग्नेय चट्टान। और इसका प्रमुख जो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है वो है बेसाल्ट। फिर बात करें अपन कि ये जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं इनके प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। जैसा भी आपको बताया कि लेकोलिथ ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का रूप होता है। लेकोलिथ जो शब्द है दोस्तों उसका हिंदी अर्थ होता है छत्रशिला। सामान्यतः धरातल के नीचे जब मैग्मा का जमाव होता है और उस मैग्मा के जमाव के कारण ऊपरी परत है वो कुछ ऊपर उठ जाती है, तो मैग्मा का जमाव एक गुंबद की तरह होता है दोस्तों, उस जमाव को ही अपन लेकोलिथ कहेंगे। यानी ये जो चट्टानें हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, ये इनका आकार कैसा होता है तो दोस्तों इनका आकार गुंबदाकार होता है। जैसे मान लो अपना धरातल है, धरातल के नीचे किसी परत के नीचे ये जम रही हैं और उस जमाव के कारण, गैसों के इनके दबाव के कारण वो परत थोड़ी ऊपर उठ जाती है, तो मैग्मा का जमाव गुंबदाकार स्वरूप में हो जाता है। उस जमाव को ही दोस्तों लेकोलिथ कहा जाता है, जिसे हिंदी में आप छत्रशिला कह सकते हो। दूसरा है दोस्तों लेपोलिथ। जब धरातल के नीचे आंतरिक भागों में मैग्मा का जमाव है वो तस्त्रीनुमा हो। कई बार प्रश्न आता है कि धरातल के नीचे मैग्मा के तस्त्रीनुमा जमाव को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसी को कहते हैं लेपोलिथ। ज़्यादा गहराई में अपने को नहीं जाना। तीसरा है फेकोलिथ। फेकोलिथ का मतलब है कि धरातल के नीचे जब मैग्मा का जमाव लहरदार स्वरूप में हो। किस स्वरूप में हो दोस्तों? लहरदार स्वरूप में हो, तो उस जमाव को अपन कहते हैं फेकोलिथ। फिर है दोस्तों बेथोलिथ। इस बेथोलिथ का एक सामान्य सी ट्रिक मैं आपको बताऊं। इसमें उपसर्ग बे और बे उपसर्ग सामान्यतः दोस्तों अपन बेडोल के लिए, जैसे बेडोल, बेरूप, तो ये हमेशा बे जो उपसर्ग है वो बुरे के लिए
ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर इसको सामान्यतः याद रखने के लिए मैं बता दूं कि वो आंतरिक आग्नेय चट्टानें, वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें जिनका जो ऊपरी भाग होता है ना, जिनका जो ऊपरी भाग होता है वो असमान होता है, एक जैसा नहीं होता, यानी ऊपर का जो भाग है वो बेडोड़ा हो, असमान हो, उनको अपन क्या कहेंगे, बेथोलित। ये विशाल गुंबदाकार होती हैं दोस्तों। याद रखें यहाँ पर आप, अगर प्रश्न आ जाए कि जो मैग्मा के जमाव से बनने वाली जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें या जो मैग्मा पिंड हैं, उनमें विश्व में विशालकाय जो मैग्मा पिंड है वो किस रूप में मिलता है, तो दोस्तों वो बेथोलित के रूप में मिलता है। और सामान्यतः इन चट्टानों का जमाव पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे होता है दोस्तों, वहाँ पर विशाल गुंबद के रूप में इनका जमाव होता है, और उन गुंबदों की जो ऊपरी सतह होती है वो एक जैसी नहीं होती, असमान होती है, उसी को दोस्तों बेथोलित कहा जाता है। और यहाँ एक चीज और याद रखना, बेथोलित के ही छोटे आकार को दोस्तों स्टॉक कहते हैं। बेथोलित का जो छोटा आकार है उसी को क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। फिर बात आती है दोस्तों अगले रूप की, वो है डाइक, जिसे भित्ति शिला या यूं कह सकते हैं भित्ति स्तंभ, खंबे की तरह। जब मान लो ये अपना धरातल है और इस धरातल के नीचे अवसादी चट्टानों के मध्य मैग्मा का जमाव है, वो एक स्तंभ के रूप में हो जाए तो उसे दोस्तों डाइक कहेंगे। जब धरातल के नीचे मैग्मा का जमाव अवसादी चट्टानों के मध्य धरातल के लंबवत स्तंभ के रूप में होता है तो उसे दोस्तों डाइक कहा जाता है। और इसके विपरीत होता है दोस्तों सिल। धरातल के नीचे अवसादी चट्टानें, मान लो धरातल है, ये अपना क्या है, धरातल है, और इस धरातल के नीचे अवसादी चट्टानों में अंतराल में जहां जगह मिलती है वहीं पर धरातल के समानांतरिक परत के रूप में मैग्मा का जमाव हो जाए तो उस परतदार जमाव को दोस्तों सिल कहा जाता है, जिससे अपन अपनी हिंदी भाषा में पत्र या पत्रक शिला कह सकते हैं। कहने का मतलब धरातल के नीचे धरातल के समानांतर अवसादी चट्टानों की परतों के मध्य एक परत के रूप में मैग्मा का जमाव जो होगा उससे अपन सिल कहेंगे। और याद रखें दोस्तों, सिल का ही जो महीन रूप होता है उसे सीट कहा जाता है। सिल के ही महीन रूप को क्या कहा जाता है, सीट। याद रखें, सिल जो है वो जमाव तो अवसादी चट्टानों के बीच ही होता है होने को, लेकिन धरातल के नीचे धरातल के समानांतर परत के रूप में होता है, वो तो कहलाएगा सिल। और धरातल के नीचे स्तंभ के रूप में लंबवत जमाव जो होगा वो कहलाएगा दोस्तों डाइक। और विशाल गुंबदाकार जमाव जिसकी ऊपरी सतह असमान होती है उसे कहेंगे दोस्तों बेथोलित। और लहरदार जो जमाव है उसे कहेंगे फेकोलित। और तस्त्रीनुमा जो जमाव है दोस्तों उसे कहेंगे लेपोलित। और यूं कहें कि धरातल के नीचे मैग्मा के जमाव से परत के ऊपर उठने से गुंबदाकार यदि जमाव होता है तो उसे कहते हैं दोस्तों लेकोलित। ये हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के प्रमुख प्रकार। इसके बाद अपन बात करें अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है, अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जितनी भी अन्य चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों से बनी हैं। सबसे पहले अपनी पृथ्वी पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ और उन आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से, अपक्षय का मतलब होता है दोस्तों चट्टान का अपने मूल स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना या विखंडित हो जाना, उसके कारण से इन आग्नेय चट्टानों का कचरा उत्पन्न होगा, चूरा बनेगा। उस विखंडित चूरे को, उस कचरे को दोस्तों अवसाद कहते हैं। और उस विखंडित पदार्थ के धीरे धीरे नीचे जमने से किसी एक वाहक के द्वारा, जैसे मान लो यहाँ चट्टान है आग्नेय, वो टूट फूट या विखंडित हो गई और उससे कचरा उत्पन्न हो गया तो वो हवा के साथ उड़कर या तो दूसरी जगह चला जाएगा या जल के साथ अपवाहित होकर दूसरी जगह चला जाएगा। यानी अपर्दन के द्वारा उस चूरे का दूसरी जगह जाकर वहाँ जमाव यानी निक्षेप होने से जो परत दर परत जमाव से उस ठंडे पदार्थ के जमने से जो चट्टानें बनती हैं दोस्तों वो अवसादी चट्टान कहलाती हैं। कहने का मतलब इन चट्टानों का जो निर्माण है ना, अवसादी चट्टानों का,
वो आग्नेय चट्टानों के चूर्ण कह दो, आग्नेय चट्टानों के चूर्ण के जमने से हुआ है। अब ये निर्माण के आधार पर कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे मान लो ये चूर्ण है वो हवा के साथ जाकर दूसरी जगह जमता है, तो वायु के साथ या वायु के द्वारा बनने वाली जो अवसादी चट्टानें हैं दोस्तों, उनको वायोड कहा जाता है। अगर ये जल के साथ जाकर जमता तो जल के साथ अपवाहित होकर आने वाले अवसाद के जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको दोस्तों जलोढ़ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि बर्फ के साथ, हिम के साथ, ग्लेशियर के साथ अपवाहित हो इन चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है तो दोस्तों उन्हें हिमोड कहा जाता है। यानी कई प्रकार की हो सकती हैं, वायोड भी हो सकती हैं, जलोढ़ भी हो सकती हैं। जैसे कि एक उदाहरण है वायोड का लोइस मिट्टी एक वायोड अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। फिर बात करें इसकी विशेषताओं की, तो देखो यहाँ विशेषताओं में दोस्तों आग्नेय चट्टानों में आपने पढ़ा कि वो रवेदार होती हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों वो रवेदार क्यों थी कि वो तरल पदार्थ के ठंडा होकर जमने से बनी हैं। लेकिन अवसादी चट्टानें हैं, इनका निर्माण ठोस पदार्थ के जमने से ही हुआ है। इनमें रवे नहीं पाए जाते, ये रवे विहीन होती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये परतदार होती हैं, ये छिद्रित होती हैं। आग्नेय और अवसादी चट्टानों में कुछ अंतर मान लें तो वो आग्नेय चट्टानें रवेदार थी, इनमें रवे नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानें परत विहीन थी, ये परतदार होती हैं। वो चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें वो अछिद्रमय थी, ये छिद्रमय हैं दोस्तों। वो सुदृढ़ व मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, तो ये चट्टानें दोस्तों मुलायम होती हैं। सामान्यतः अवसादी चट्टानों की बात करें तो ये मुलायम होती हैं, लेकिन याद रखें दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं इसके। जैसे बालू का पत्थर जो होता है वो एक अवसादी चट्टान है, लेकिन वो अपेक्षाकृत कठोर होता है, तो वो एक अपवाद है। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो अवसादी चट्टानें दोस्तों मुलायम होती हैं। इसी प्रकार आग्नेय चट्टानों में आपने पढ़ा कि उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि उस गर्म पदार्थ के संपर्क में आने वाले जैविक और वानस्पतिक अवशेष प्रारंभ में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जीवाश्म नहीं पाए जाते। जबकि यहाँ पर जो जमाव हो रहा है अवसादी चट्टान का, वो ठंडे पदार्थ के जमने से हो रहा है, और उन ठंडे पदार्थों में यदि कोई जैविक या वानस्पतिक भाग है वो दफन हो जाता है तो वो जीवाश्म में बदल जाता है। याद रखना दोस्तों इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अर्थात आग्नेय चट्टानों में तो जीवाश्म नहीं पाए जाते और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर बात करें तो इनमें जैसे वहाँ पर अपने बात की कि आग्नेय चट्टानों में मुख्यतः भारी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों की अगर अपन बात करें तो मुख्यतः जो आपके जीवाश्मी ईंधन खनिज हैं, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, जैसे कोयला हो चाहे खनिज तेल हो आपका, चाहे आपकी प्राकृतिक गैस हो, ये सारे जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं दोस्तों। और ये जीवाश्मी ईंधन मुख्यतः किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो अपना जवाब होगा अवसादी चट्टानों से। जैसे आपको पता है कि अवसादी चट्टानों में परत भी पाई जाती हैं, उन परतों में कई बार अंतराल भी मिलता है। इसके अलावा ये छिद्रमय भी होते हैं, इनमें छिद्र भी पाए जाते हैं और ये मुलायम भी होती हैं, इसलिए जल आसानी से इनमें प्रवेश कर जाता है। तो कहने का मतलब जो अवसादी चट्टानें हैं वो रासायनिक अपक्षय से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, जबकि आपने आग्नेय में इसकी विपरीत बात की थी। वहाँ पर वो कठोर थी, छिद्र नहीं थे, इसलिए उनमें जल आसानी से प्रवेश नहीं कर रहा था। यही कारण था कि आग्नेय चट्टानें थी वो रासायनिक अपक्षय से बहुत कम प्रभावित थी। अब इससे आगे अपन बात करेंगे दोस्तों अवसादी चट्टानों के प्रकार की। अवसादी चट्टानों को अगर अपन बात करें तो अभी अपन निर्माण के कारक के आधार पर बात की थी, वायोड, जलोढ़, हिमोड कई प्रकार की होती हैं। यहाँ पर अपन एक साधारण वर्गीकरण पढ़ेंगे तो मुख्यतः अवसादी चट्टानों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो अवसादी चट्टानें अकार्बनिक, एक कहलाती हैं कार्बनिक, और एक वो अवसादी चट्टानें जो रासायनिक क्रिया से बनी है।
यानी एक तो जिसमें कार्बनिक पदार्थों का संयोग है वो तो कार्बनिक, जिनमें कार्बनिक पदार्थों का संयोग नहीं है वो कहलाएंगे आपकी अकार्बनिक। यहां पर अपन बात करें तो अकार्बनिक जो अवसादी चट्टानें हैं दोस्तों, इनको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो अकार्बनिक अवसादी चट्टानें जिनमें बालू प्रधान रूप से पाई जाती है, यानी बालू प्रधान अकार्बनिक अवसादी चट्टानें। दूसरी दोस्तों क्ले प्रधान अकार्बनिक अवसादी चट्टानें। यहां पर कुछ एग्जाम्पल का पूछ लिया जाता है कि बालू प्रधान अकार्बनिक अवसादी चट्टान का मुख्य उदाहरण क्या है, तो जो आपका बालू का पत्थर है वो उसमें बालू प्रधान रूप से है, ये बालू की प्रधानता वाला अकार्बनिक अवसादी चट्टान है। और इसी प्रकार क्ले प्रधानता की बात करें तो चूना पत्थर है वो वह अवसादी चट्टान है जिसमें क्ले की प्रधानता है। फिर कार्बनिक अवसादी चट्टानों की बात करें तो दोस्तों कार्बनिक अवसादी चट्टानों को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक चूना प्रधान कार्बनिक अवसादी चट्टानें और एक कार्बन प्रधान कार्बनिक अवसादी चट्टानें। चूना प्रधान के एग्जाम्पल हैं जैसे जिप्सम है, डोलोमाइट है। डोलोमाइट तो चूना पत्थर का ही एक रूप होता है दोस्तों। जब चूना पत्थर में 45% या उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की मात्रा होती है तो उसी को अपन डोलोमाइट कहते हैं। इसी प्रकार खड़िया मिट्टी है, जिप्सम, डोलोमाइट, खड़िया मिट्टी, चूना पत्थर, ये चूना प्रधान कार्बनिक अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो कोयला प्रधान की या कार्बन प्रधान की बात करें तो कोयला है, ऑयल सेल, वो चट्टानें जिनसे खनिज तेल आपको प्राप्त हो रहा है वो कार्बन प्रधान कार्बनिक अवसादी चट्टानें हैं। फिर रासायनिक क्रिया से निर्मित चट्टानों की अवसादी चट्टानों की बात करें तो इसका उदाहरण है दोस्तों सेंधा नमक। सेंधा नमक है वो जैविक अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है दोस्तों, और इन चट्टानों का निर्माण रासायनिक क्रिया से हुआ है। इसी प्रकार जिप्सम है, यह भी रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टानों की श्रेणी में आता है। तो सामान्य तौर पर अवसादी चट्टानें जो है ना, इनको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो अकार्बनिक अवसादी चट्टानें जिनको दो भागों में बांटा जा सकता है, बालू प्रधान और क्ले प्रधान। बालू प्रधान का मुख्य एग्जाम्पल है दोस्तों बालू का पत्थर, और क्ले प्रधान का मुख्य उदाहरण है चूना पत्थर। दूसरा कार्बनिक अवसादी चट्टानें हैं, इनको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक चूना प्रधान कार्बनिक अवसादी चट्टानें और एक कार्बन प्रधान कार्बनिक अवसादी चट्टानें। चूना प्रधान के उदाहरण है जिप्सम है आपका, डोलोमाइट है, इसके अलावा खड़िया मिट्टी है, चूना पत्थर है, ये सारे चूना प्रधान कार्बनिक चट्टानों के उदाहरण हैं। और कार्बन प्रधान कार्बनिक चट्टानों की बात करें तो कोयला है, ऑयल सेल है, ये कार्बन प्रधान कार्बनिक चट्टानों का उदाहरण है। रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टानों की प्रमुख बात करें तो अपन सेंधा नमक है, जिप्सम है, ये प्रमुख रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। अब इसके बाद दोस्तों अपन चट्टानों के लास्ट रूप की बात करेंगे, कायांतरी चट्टान। कायांतरी चट्टान में भी पहले अपन दो चर्चा करेंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात आती है निर्माण की। तो दोस्तों पृथ्वी के धरातल के नीचे अपन चलें तो हमें पता है कि धरातल से नीचे भूगर्भ की ओर जाने पर तापमान में भी वृद्धि होती है, दबाव भी बढ़ता है और घनत्व में भी वृद्धि होती है। अर्थात धरातल के नीचे आंतरिक भागों में उच्च ताप और उच्च दाब की स्थितियां पाई जाती हैं, और उन उच्च दाब और उच्च ताप की परिस्थितियों के कारण जो पूर्व निर्मित आग्नेय व अवसादी चट्टानें हैं, धीरे धीरे उन आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रंग रूप गुण धर्म में परिवर्तन होता है और एक नवोदित नए प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। उस चट्टान को ही दोस्तों कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो इसका मतलब कायांतरित चट्टानों का निर्माण या तो आग्नेय चट्टानों या अवसादी चट्टानों के कायांतरण से होता है। और कायांतरण का अभिप्राय क्या होता है, तो दोस्तों कायांतरण कहते किसे हैं, उच्च ताप उच्च दाब आदि परिस्थितियों के कारण जब कोई मूल चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो चाहे वो अवसादी हो, अपने मूल रंग रूप और गुण धर्म को त्याग देती है और एक नए प्रकार की चट्टान में बदल जाती है, जिसके रंग रूप और गुण सब मूल चट्टान से
अलग होते हैं, यानी जो अपनी काया को बदल लेती है, उस चट्टान को कायांतरी चट्टान कहा जाता है। तो कहने का मतलब कायांतरी चट्टानों का निर्माण आग्नेय या अवसादी चट्टानों के कायांतरण से हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें विशेषताओं की, तो जैसे आपने आग्नेय और अवसादी चट्टानें पढ़ी थी, आग्नेय चट्टानें सामान्यतः कठोर होती हैं और अवसादी चट्टानें मुलायम होती हैं। आग्नेय चट्टानों में छिद्र नहीं पाए जाते, परतें भी नहीं पाई जाती। तो बहुत सारे उदाहरण इनमें आग्नेय जैसे हैं। अगर इन तीनों में तुलना करें ना अपन, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में, तो सबसे कठोर चट्टान जो है वो आपकी कायांतरी चट्टान होती हैं। ये सबसे कठोर हैं। इसके अलावा इनमें भी छिद्र नहीं पाए जाते, इनमें भी परत नहीं पाई जाती। और अगर मुख्यतः अपन बात करें तो कई बार प्रश्न आ जाता है कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिजों की। तो जैसे हीरा है, ये कायांतरी चट्टान है। ग्रेफाइट है, ये भी अपने आप में कायांतरी चट्टान है। संगमरमर है, यूरेनियम है, ये कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अक्सर दोस्तों यूरेनियम का प्रश्न पूछा जाता है कि यूरेनियम जो खनिज है वो किन चट्टानों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों मुख्यतः ये कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होता है। दोबारा से देखना, आग्नेय व अवसादी चट्टानों के कायांतरण से जो नवीन चट्टान बनती है उसे कायांतरी चट्टान कहा जाता है। और ये कायांतरी चट्टानें अपनी मूल चट्टानों की तुलना में अत्यधिक कठोर होती हैं। इनमें छिद्र नहीं पाए जाते, इनमें परत नहीं पाई जाती, इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, और इनसे प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिजों की बात करें तो जैसे हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर है, आपका क्वार्टजाइट है, इसके अलावा यूरेनियम है, स्लेट है, ये वो खनिज हैं जो कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब हम लास्ट बात करेंगे कि कायांतरी चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों कायांतरी चट्टानें कायांतरण के आधार पर 3 प्रकार की हो सकती। एक तो वो कायांतरी चट्टानें जिनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से हुआ है। दूसरी वो कायांतरी चट्टानें जिनका निर्माण अवसादी के कायांतरण से हुआ है। और तीसरी वो कायांतरी चट्टानें जिनका निर्माण कायांतरी चट्टान के पुनः कायांतरण से हुआ है। अब कायांतरण कितने प्रकार का होता है हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि रीट में अपना इतना लेवल नहीं होगा। यहाँ अपन केवल इनके प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें वो कायांतरी चट्टानें जिनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। तो दोस्तों उसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। जैसे आपने पढ़ा था ग्रेनाइट है, वो एक अम्लीय आग्नेय चट्टान है और जब इस ग्रेनाइट का कायांतरण होता है तो वो निश में बदल जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेनाइट के कायांतरण से किस चट्टान का निर्माण होगा, तो जवाब होगा दोस्तों निश का। इसी प्रकार बेसाल्ट है, वो एक क्षारीय आग्नेय चट्टान है या यूं कहें एक बाह्य आग्नेय चट्टान भी हो सकती है ये, और इसके कायांतरण से एम्फीबोलाइट का निर्माण होगा। इसी प्रकार बेसाल्ट के कायांतरण से शिस्ट भी बन सकता है। तो ग्रेनाइट का निश में बदलना आग्नेय का कायांतरण है, बेसाल्ट का शिस्ट या एम्फीबोलाइट में बदलना आग्नेय चट्टान का कायांतरण है। ये तो है आग्नेय के कायांतरण से निर्मित कायांतरी चट्टानें जिनमें निश आ जाएगा, एम्फीबोलाइट और आपका शिस्ट। ये प्रमुख उदाहरण आप ध्यान में रखें। दूसरी वो हैं दोस्तों जो अवसादी के कायांतरण से निर्मित होती हैं। जैसे क्ले या सेल है, वो एक अवसादी चट्टान है। याद रखना दोस्तों अपने धरातल पर जो मृदा पाई जाती है मिट्टी, वो भी एक अवसादी चट्टान का ही रूप है। क्ले या सेल के कायांतरण से दोस्तों स्लेट का निर्माण होता है। चूना पत्थर रूपी अवसादी चट्टान के कायांतरण से दोस्तों संगमरमर का निर्माण होता है। इसी प्रकार चोक व डोलोमाइट जो हैं उनके कायांतरण से भी दोस्तों संगमरमर रूपी कायांतरी चट्टान का निर्माण होता है। बालू का पत्थर जो है उसका कायांतरित रूप दोस्तों क्वार्टजाइट होता है। और कॉन्ग्लोमेरेट जो अवसादी चट्टान है, कई बार इसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट किस प्रकार की चट्टान है, तो याद रखना यह अवसादी चट्टान है और इसके कायांतरण से क्वार्टजाइट का निर्माण होगा। तो क्वार्टजाइट या तो
बालुका पत्थर के कायांतरण से बनता है या दोस्तों कॉन्ग्लोमेरेट के कायांतरण से बनता है। फिर बात करें वो कायांतरित चट्टानें जो कायांतरित के पुनः कायांतरण से बनी हैं, जैसे यहां पर देखा आपने क्ले या जो सेल है उससे क्या बनती है दोस्तों, स्लेट। तो इसका मतलब स्लेट अवसादी चट्टान के कायांतरण से बनने वाली एक कायांतरित चट्टान है। वही स्लेट जब पुनः कायांतरित होती है तो दोस्तों वो पाइलाइट में बदल जाती है। तो इसका मतलब स्लेट भी कायांतरित है और पाइलाइट उसका पुनः कायांतरित रूप है। इसी प्रकार ये जो फाइलाइट है, याद रखना ये फाइलाइट है वो पुनः कायांतरण से दोस्तों शिस्ट में बदल जाता है। अर्थात कायांतरित चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय के कायांतरण से निर्मित जैसे ग्रेनाइट से निश का बनना, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट या शिस्ट का बनना। दूसरी होगी अवसादी के कायांतरण से जैसे क्ले या सेल का स्लेट में बदलना, चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना, चौक या डोलोमाइट का संगमरमर में बदलना, बालू का पत्थर का क्वार्टजाइट में बदलना या कॉन्ग्लोमेरेट का क्वार्टजाइट में बदलना। तीसरी है कायांतरित के पुनः कायांतरण से जैसे स्लेट का फाइलाइट में बदलना और फाइलाइट का दोस्तों शिस्ट में बदलना। ये पुनः कायांतरण का प्रकार है। अर्थात कायांतरित चट्टानें 3 प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अपना चट्टान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यह जो अपने चट्टान की बात की है दोस्तों, ये केवल रीट एसएसटी के लिए की है और उसी लेवल को अपन लेकर चले हैं, वरना कायांतरण के रूप भी आते हैं जैसे संस्पर्शी कायांतरण, ठीक है, जलीय कायांतरण, तापीय कायांतरण, इनके बारे में अपन यांत्रिक कायांतरण, इनके बारे में अपन ने यहाँ पर बात नहीं की क्योंकि रेट का जो लेवल है उसमें हमें यहीं तक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अपना ये चट्टान का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने चट्टान का अर्थ पढ़ा है, चट्टान का निर्माण किससे हुआ है, चट्टान के निर्माण में जो अपने कुल खनिज हैं उनमें से मुख्यतः कितने खनिज भाग लेते हैं, उन खनिजों को किस नाम से जाना जाता है, जैसे अपन ने बात की थी उन्हें चट्टान निर्माणकारी खनिज कहते हैं, फॉर्मेटिक मिनरल्स कहते हैं। इन 24 में से भी अगर अपन बात करें तो इनको भी विभिन्न समूहों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे धात्विक ऑक्साइड समूह की बात की थी, इसी प्रकार सल्फाइड की बात की थी। 4 भागों में आपने बांटकर पढ़ा है। फिर बात आती है कि जो पृथ्वी है इसके ऊपर 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, उसमें से कितने तत्व हैं वो पृथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों आपने बात की थी कि 8 ऐसे तत्व हैं जो संपूर्ण पृथ्वी के 98.59% भाग का निर्माण करते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा है वो ऑक्सीजन तत्व की है जो 46.6% है, और शेष जो पृथ्वी का 1.41% भाग है वो अन्य तत्वों से मिलकर बना है, जिसकी बात अपन ने पिछले वीडियो में की थी। फिर बात की अपन ने चट्टानों के प्रकार की, जो मूलतः 3 प्रकार की बड़ी आपने, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय कैसे बनी, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आग्नेय कितने प्रकार की होती हैं, फिर अवसादी चट्टानें कैसे बनी, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, और कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।